हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है CSN स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान सेट 5 जो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे भी पहले बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। सेट 1 2 3 4 कम्प्लीटली वीडियो है। जहाँ कहीं पर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज हम लोग बनाएंगे सेट 5 का जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर को देखने वाले हैं। और इसको जो है ना सेट जितने भी सेट है सबको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से लगभग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग का जो इस पाँचों के पाँचों सेट साइंस में 70% से ज़्यादा ही आप लोग का नंबर आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग सेट 5 का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो हम लोग जानते हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें सभी। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश किरण हमेशा किस दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा नंबर है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो हम लोग जानते हैं क्या सभी परावर्तक पृष्ठ पर क्या होता है? परावर्तन के नियम लागू होते हैं। डी नंबर इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। इसका ए नंबर आंसर होगा। 3 का ए। उसके बाद है जो 3 का ए हो गया। 4 नंबर में देखिए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी बराबर एफ बराबर क्या होता है? R/2 ना, R/2। इसको कर लीजिएगा, कितना आएगा इसका आंसर? चलिए बता देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, 4 का बी। 5 नंबर में है क्या कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हम लोग जब किसी वस्तु को सी पर रखते हैं तो कहाँ बनता है उसका प्रतिबिंब? सी पर ही बनता है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 का ए। ठीक, उसके बाद देखिए हम लोग छठा नंबर क्या है? 6 नंबर, अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? 5 गो केस है। 5 केस में से एक केस में क्या होता है? दोनों होता है ना, आभासी और वास्तविक, क्योंकि दोनों केस होता है। जो एक केस है आभासी भी होता है, इसीलिए तो 6 केस होता है उसमें से क्या होता है? एक केस आभासी भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, क्योंकि आभासी भी होता है अवतल दर्पण में और क्या होता है? वास्तविक होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। हो गया 6 नंबर का सी आंसर। 7 नंबर में देखिए भावना के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका? तो हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण का ना, ये तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट मार देंगे हम लोग। वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका हम लोग उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का, बी नंबर। इसका 7 का बी। उसके बाद 8 नंबर में देखिए सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं किसका? 8 नंबर में हो जाएगा ए, 8 का ए, अवतल दर्पण। 9 नंबर में हो जाएगा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस से दोनों की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर है, दर्पण लेंस संभवतः है। तो हम लोग जानते हैं -15 है ना, यहाँ पर देखिए -15 है। तो इसके लिए क्या होता है? दोनों अवतल लेंस में भी क्या होता है? जो फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, और फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है अवतल लेंस में भी और अवतल दर्पण में भी ना। दोनों में क्या होता है? अवतल दर्पण में भी होता है और अवतल लेंस में भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। इसका मतलब क्या है? दोनों में ऋणात्मक होता है, इसलिए क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर। दोनों अवतल लेंस और अवतल दर्पण में क्या होता है? फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। 9 का ए। 10 नंबर में देखिए क्या होगा? तो 10 नंबर में देख लेते हैं हम लोग कि किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? हम लोग जानते हैं क्या होता है? P बराबर 1/f। 10 का ही। ठीक, 11 नंबर में देखिए लेंस का आवर्धन व्यंजक क्या होता है? तो लेंस का आवर्धक व्यंजन क्या होता है? इसमें दर्पण रहेगा तो माइनस में होता है ना, -v/u। तो इसमें क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर होगा। 11 का डी। ठीक, 11 का डी हो गया। 12 नंबर में देखिए सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो 12 का कितना होगा? हम लोग जानते हैं, बार बार यही क्वेश्चन दे रहा है। तो
25 नंबर इसका आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर में क्या है कि 13 नंबर 23 नंबर बोल रहे सॉरी 13 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र के द्वारा क्या बनता है, तो यह कैसा बनता है, 13 नंबर का हो जाएगा ए वास्तविक। इसमें चौथा में था, चौथा मतलब सेट 4 में भी था ना इसका क्वेश्चन, तो वास्तविक एवं उल्टा 13 का ए। जितना भी सेट है ठीक से पढ़ लीजिएगा ना तो 70% से ज़्यादा ही नंबर आएगा। 14 का हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। तो 14 का हो जाएगा डी, ठीक, वियोजन। 14 का द्विविस्थापन कहते हैं इसको, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आदान प्रदान होता है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 14 का हो जाएगा डी नंबर आंसर। 15 का हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम का आधार पर किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर ना, इसका आंसर 15 का ए। 16 का हो जाएगा उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उपचयन में ठीक ही बोल रहे हैं ना, ऑक्सीजन जुड़ता है कि ह्रास होता है। उपचयन में 16 का ऑक्सीजन जुड़ता है ना तो उसमें वृद्धि होती है, और ऑक्सीजन जिसमें उसमें नहीं जो मतलब हटता है तो उसको क्या होता है, कमी होती है ना। तो इसमें उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होता है। तो इसके आंसर 16 का आंसर होगा ए। 17 में देखिए क्या होगा आंसर कि पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, एक्स का नाम बताइए। तो 17 का हो जाएगा ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ए नंबर इसका आंसर होगा। 18 नंबर में देखिए क्या होगा, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। धातु के ऑक्साइड, तो 18 का हो जाएगा आपका क्षारीय होता है, ठीक। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। तो दिया गया चित्र ये आम्ल गिर रहा है ना, जो बोल रहा है कि आम्ल के बर्तन में जो रहता है ना उसमें चिन्ह है। इसका आंसर हो जाएगा सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। जो चेतावनी लगा रहता है ना सांद्र अम्ल वाले बर्तन में चेतावनी, इस तरह का कि हाथ में ना लगाएं, इस तरह का। तो इसको क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल वाले बर्तन में लगा चेतावनी। 19 का बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक। तो 20 का हो जाएगा क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है। क्षारक हो ना, और यदि अम्ल रहेगा OH, क्षारक रहता है तो OH माइनस आयन, और अम्ल रहता तो हम लोग लिखते H प्लस आयन। इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक, क्षारक है। 21 नंबर में अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस H2। तो इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर, 21 का ए। 22 नंबर में देखिए 22 कोलोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है। 22 नंबर का हो जाएगा कोलोर क्षार पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है ना, ए नंबर इसका आंसर होगा, ठीक, ए नंबर। 23 नंबर में देखिए कि 23 नंबर में एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संचारक है, वो पदार्थ क्या होगा। तो कड़वा है ना, कड़वा कौन खाने लगता है, कड़वा खाने में लगता है क्षार। तो इसका होगा 23 प्राकृतिक क्या होगा, पदार्थ क्या होगा, प्राकृतिक संचारक है वो पदार्थ क्या होगा, क्षार, ठीक। इसका 23 का हो जाएगा बी। 24 नंबर में निम्नलिखित pH मान वाले वर्षा का अम्लीय वर्षा कहते हैं। हम लोग जानते हैं 5 वर्षा को 5 वाले pH मान 5 वाले वर्षा को क्या कहेंगे हम लोग, अम्लीय वर्षा कहेंगे। 24 का बी आंसर। 25 नंबर में देखिए कि किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाए तो गैस फटफट की अध्वनि। तो ये हम लोग जानते हैं, तो गैस निकल रहा है और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है ना। इसमें आवाज़ होता है ना, उसमें जलता है। तो जैसे हम लोग माचिस की तिल्ली को ले जाएंगे जलाकर तो क्या होगा, फट फट आवाज़ उठेगा। मान लीजिए बुलबुला है ना, ये सब बुलबुला है, एक तिल्ली जला देते हैं तो क्या होगा, फटेगा। जैसे ही इसमें क्या आवाज़ होगा, आवाज़ उत्पन्न होगा, जिस कारण ये कौन सी गैस है, यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। 25 का सी आंसर होगा। 26 नंबर में देखिए रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, उपरोक्त सभी होता है ना।
27 नंबर में हो जाएगा मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है जी, तो 27 में हो जाएगा आपका बी, छोटी आंत में। ठीक, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, बी नंबर इसका आंसर है वो छोटी आंत। 28 नंबर चलिए देखते हैं। रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है, धमनी। क्या कहलाता है, सीरा, धमनी, कोशिका या केशिका लिख दिया है, वो डी नंबर है जाइलम। जाइलम हम लोग में थोड़े ना होता है रक्त, तो 28 का हो जाएगा आपका बी, धमनी। क्या कहते हैं, विभिन्न भागों तक ले जाता है हम लोग का धमनी। 29 नंबर में हो जाएगा कोई अंग काट जाने पर रुधिर का थक्का बनाती है, प्लेटलेट्स के कारण होता है ना, जो रक्त कहीं पर हम लोग को चोट लग जाता है जिसके कारण क्या हो जाता है, थक्का बन जाता है तुरंत, तो इसका डी नंबर इसका आंसर होगा 29 का डी। 30 नंबर में है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा बाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, सी नंबर। इसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है क्या, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। 31 का तो ये जानते हैं मुख्य उत्पाद कहा जाएगा तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ऑप्शन तो निकालता है ना, बायो उत्पाद है वो, मुख्य उत्पाद होगा 31 का ए हम लोग का। 32 नंबर में देखिए क्या होगा कि आमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है, आमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है, 32 का हो जाएगा ए, श्लेष्मा द्वारा। निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है, जो मतलब जो स्वपोषी मतलब घास खाते हैं उसको क्या, ये कहाँ है, कुत्ता, मनुष्य, शेर है ना, इतनी होगा, सबसे लंबा होगा क्षुद्रांत किसका होता है, गाय का, सी। जो घास खाते हैं उसका क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है, सी नंबर इसका आंसर होगा गाय। इसके बाद अमीबा में किस प्रकार का जन्म होता है, अमीबा क्या है, विखंडन होता है उसमें। ठीक, इसका होगा आंसर नंबर ए। 35 नंबर में देखिए प्रतन, कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है, तो ये इसमें 35 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये कायिक प्रबंधन जैसा है। ठीक, कायिक प्रबंधन, इसका आंसर होगा बी नंबर। 35 हो गए। 36 नंबर में देखिए निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है, 36 मादा जनन अंग के भाग है, तो यहाँ पर पुंकेसर, परागर, तंतु, अंडाशय दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर आंसर होगा 36 का अंडाशय, मादा जनन के भाग। ठीक, आंसर होगा 36 का बी। 37 में देखिए निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारण रोग है, ये देखिए यहाँ पर देखिए कोरोना भी आ गया, आप देखिए कोरोना थोड़ी ना हो सकता है लैंगिक संचारण रोग, कैंसर भी नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा, क्या होगा तब, इसका आंसर होगा गोनेरिया। ठीक, गोनोरिया, 37 का गोनोरिया। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है, 38 नंबर में देखिए, तो कहाँ उत्पन्न होता है, वृषण में, कहाँ होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक, सी, बी बोल रहे, सी नंबर वृषण। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है, सी नंबर, इसका आंसर होगा वृषण। ठीक, 39 में तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, 39 का ए। उसके बाद देखिए 40 का गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो गोबर गैस क्या है, एक जैव गैस है ना। ठीक, इसका आंसर हो गया सी। तो इसी तरह का हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक तो करना भूलिएगा नहीं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। तो आप लोग कहीं भी प्रॉब्लम होता है और किसी के चीज़ का वीडियो बनाना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए खुला है एकदम, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कहीं दिक्कत होता है बोलिएगा, जहाँ फिर से हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह बने रहिए। थैंक्स, जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं आप।